स्पोर्ट्स ने मुझे ये समझाया कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। जो महान बने उनके पास भी 24 घंटे थे और जो नहीं महान बने या कुछ नहीं करते या जैसा आपने कहा कि ना करने वालों के लिए हज़ार बहाने होते हैं, तो उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो बस वो स्पोर्ट्स ने मुझे वो अनुशासन दिया कि जहाँ पर भी आप खड़े हो अपना 100% देना सीखो। दोस्तों, आज मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ वे स्पोर्ट्स की फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम कर चुकी हैं और नेचुरली काम किया है तो उनको काफ़ी मेडल भी मिले हैं और वे बहुत ही डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, वो एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत काम किया है और एजुकेशन के साथ साथ एनिमल लवर भी हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार जी और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये अच्छी वाली बातचीत करने की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में। मेरी जर्नी शुरू होती है 1985 से। पढ़ने में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, 8th तक बहुत अच्छी थी, 9th में आके ज़्यादा पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती थी और कुछ एडोलेसेंस एज होती है जिसमें बच्चा जो है डाइवर्ट होता है जी। तो शायद मैं थोड़ी सी डिविएटेड, डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड भी थी। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स ने बहुत संभाला और स्पोर्ट्स की जो जर्नी मेरी शुरू हुई, स्पोर्ट्स मेरी हर सफलता के पीछे स्पोर्ट्स का ही जादू है। स्पोर्ट्स ने मुझे ये समझाया कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। जो महान बने उनके पास भी 24 घंटे थे और जो नहीं महान बने या कुछ नहीं करते या जैसा आपने कहा कि ना करने वालों के लिए हज़ार बहाने होते हैं, तो उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो बस वो स्पोर्ट्स ने मुझे वो अनुशासन दिया कि जहाँ पर भी आप खड़े हो अपना 100% देना सीखो और अगर कहीं असफल भी हो जाते हो, हार भी जाते हो, तो दोबारा से उठ के खड़े हो जाओ और फिर कोशिश करो। तो वहीं से मेरी ज़िंदगी शुरू होती है 1985 से और उससे आगे बढ़ते-बढ़ते पहले मैंने जूनियर इंडिया में गोल्ड जीता, फिर सीनियर इंडिया में गोल्ड जीता। ऑल इंडिया तो कौन से आप स्पोर्ट्स के इवेंट मेरा करते थे? मेन था डिस्कस थ्रो। उस समय डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और हाई जंप किया करती थी मैं। हाइट की वजह से मुझे हाई जंप में काफ़ी एडवांटेज मिल जाता था, जबकि शॉट पुट और डिस्कस के साथ कभी भी हाई जंप का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट था। यूपी स्टेट का रिकॉर्ड भी बनाया था अपने समय में और नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटीज़ में भी गोल्ड जीता और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में भी गोल्ड जीता डिस्कस थ्रो में। तो 1991 में भी मैं सीनियर इंडिया में भी चैम्पियन डिस्कस थ्रो की बन गई थी। उसके बाद ज़िंदगी, जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, ईसीजी के जैसे चलती है हमेशा। तो वही ईसीजी चलती रही और फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी। ज़िंदगी अलग मोड़ पे ले गई, एजुकेशन में ले आई, लेकिन एज़ अ स्पोर्ट्स टीचर ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन स्कूल में मुझे इतना सारा कुछ काम करने को मिला, खुद को पहचानने का मौका मिला कि सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, बहुत कुछ है। बच्चों को बनाने में भी आपको बहुत कुछ मिलता है। पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे फादर डॉक्टर थे। तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई क्योंकि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, हालाँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे कभी समझ हर शरीफ आदमी को फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लगता है। तो वो मुझे कभी समझ नहीं आई थी, तो इसलिए मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई। तो मेरे बड़े भैया ने मुझे समझा कि ये नहीं कर सकती फिज़िक्स केमिस्ट्री, क्योंकि 12th पास करने के बाद जब मुझे पीएमटी की कोचिंग में डाला गया तो मेरे बड़े भैया से मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि भैया ये पैराबोलिक कर्व्स क्या होते हैं? भैया कहते ये इतना आसान सा पैराबोलिक कर्व आपको नहीं समझ में आया? मैंने कहा नहीं। तो बोले 12th कैसे पास करी? मैंने कहा भैया बार्टर सिस्टम था, मैंने बायो की चीटिंग करा दी थी। उन्होंने मेरे को फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैंने फिर हिंदी और इंग्लिश की चीटिंग करा दी थी। तो बार्टर सिस्टम था ये, तो हम लोग पास हो गए। यूपी बोर्ड था तो हम आराम से अच्छे नंबरों से पास हो गए, सब लोग मिलजुल के। ये नेशनल लेवल पे आप स्टेट पहले आपने जो है जी। यहाँ से नेचुरली मेडल लिया, तो नेशनल आपने कौन से किस इवेंट में? डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो में, जो नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जी, उसमें। डिस्कस थ्रो में। ओके। और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल में कौन कौन से कंपटीशन में? इंटरनेशनल मुझे मिला 2022 में। ओह, अभी रिसेंटली 4 साल 31 पहले। साल के गैप के बाद मैंने दोबारा से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। ओह, इट्स गुड। हाँ, और अब मैं मास्टर्स में खेलती हूँ और मास्टर्स के लिए मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ और इंडिया के लिए मेडल्स भी मुझे मिल रहे हैं। 2022 से मैंने स्टार्ट किया अगेन
कोविड के बाद। मैं फ़िटनेस क्लासेस लेती रही, इस बीच स्कूल चलता रहा, एजुकेशन चलती रही। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई स्पोर्ट्स टीचर भी स्कूल सीबीएसई स्कूल का प्रिंसिपल बनता है। तो डेडिकेशन स्पोर्ट्स ने मुझे इतना सिखाया कि मेरी कमिटमेंट को देखते हुए, डेडिकेशन को देखते हुए मैनेजमेंट ने मुझे प्रिंसिपल भी बनाया। और स्पोर्ट्स के अलावा आपने जो राइटिंग बुक्स राइटिंग का काम किया, ये राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ? कहाँ स्पोर्ट्स कहाँ? क्योंकि हार्डली कोई स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमन मैंने देखे हैं जो कि राइटिंग का काम कर रहे हो, है बहुत कम है। राइटिंग का काम ऐसे शुरू हुआ कि मैं बहुत छोटेपन से कविताएं तो लिखती थी, लेकिन कभी प्रिंट नहीं कराई थी। तो एक बार एक पब्लिशर मिले स्कूल के किसी प्रोग्राम में। मैं अपनी डायरी से कुछ पढ़ के जैसे लेक्चर दे रही थी, तो उन्होंने बोला, मैम ये डायरी मुझे दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले आपके लेक्चर में कुछ अलग बात है, तो इन लेक्चर्स को हम प्रिंट करके दूसरे प्रिंसिपल्स को देंगे, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो फिर उन्हें ऐसी बातों बातों में मैंने कहा नहीं, डायरी मैं नहीं दूंगी, ऐसा करते हैं कि मैंने कुछ पोएम्स लिखे हैं वो प्रिंट कर दीजिए। तो फिर उन्होंने वो पोएम्स ली, प्रिंट करी। शाल्विका मेरी पहली किताब थी, तो वो छपी। लेकिन उन दिनों मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी उस वक्त, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे मैं पढ़ रही थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस में आज भी इंडिया में मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 10% लोग जानते हैं, जबकि मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे के जन्म से ही हमें समझनी चाहिए, ताकि हम हर बच्चे को सही दिशा दे सकें। जैसे मेरे साथ हुआ कि डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरी लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस अच्छी थी। तो मैंने फिर एमए फाइन आर्ट्स किया, स्पोर्ट्स के साथ मैंने एमए फाइन आर्ट्स किया, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में मतलब भैया को समझ में आया, तो फिर वो मेरी, नहीं तो शायद मैं बीएससी में होती, और बीएससी मैंने कभी भी पास नहीं की होती। आप स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी या बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं स्कूल में वो आजकल टीचर से नहीं डरते, वो डरते हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल से डरते हैं। नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी, लेकिन बहुत प्यार भी मिला मुझे। आज भी बच्चे जो मुझे मिलते हैं कि मैडम अगर आपने उस दिन हमें वो चांटा नहीं लगाया होता तो हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं खड़े होते। लेकिन आजकल तो आजकल तो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। नहीं। तो कैसे उनको फिर बिना, क्योंकि हम तो खुद चाटे खा खा के जो है देखिए, मेरा सुधरे हैं। मानना है कि संघर्ष इज इक्वल टू स्ट्रगल इज इक्वल टू स्माइल। अगर आप संघर्ष करके बड़े हो रहे हैं, चैलेंजेस में बड़े हो रहे हैं, तो आपका आगे का जीवन आसान है। लेकिन अगर आप बहुत ईज़ में बड़े हो रहे हैं, बहुत आरामदायक, बहुत राजा वाले उसमें बड़े हो रहे हैं, तो शायद आगे का जीवन फिर आपका रंक हो जाता है। क्योंकि आप कभी भी स्ट्रगल करने के आदी नहीं हैं, और अगर आप कहीं जीवन में आपके पास कोई भी स्ट्रगल आ जाती है, तो फिर आजकल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, यही हो रहा है, बहुत सी जगह यही हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम्म। तो अगर हम स्ट्रगल इज इक्वल टू स्माइल की तरफ चलें तो बहुत अच्छा है। अगर हम स्माइल से स्ट्रगल की तरफ जाएंगे तो हम झेल नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतने सालों के बाद फिर आपने स्पोर्ट्स शुरू किया, और सिर्फ शुरू ही नहीं किया, मतलब आपने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए, मेडल्स लिए उसमें। तो इतने साल क्या आप करती रहीं या? मैं फिटनेस करती रही। ओके। फिटनेस मेरा पैशन बन गया था। 1995 से मैंने अपना फिटनेस सेंटर भी स्टार्ट किया। स्टार्ट तो मैंने पैसे की ज़रूरत के लिए किया था, लेकिन जब समझ में आया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, फिटनेस सबसे बड़ा हमारा वेल्थ है, तो फिर मैंने उसे छोड़ा नहीं कभी। मेरे पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत बेनिफिट भी उन्हें मिलता है। मैं बहुत सादे से घर के खाने को ही प्लस माइनस करके उनका डाइट चार्ट भी बना देती हूँ, और उनको 40-40 किलो तक के रिजल्ट मिल जाते हैं 4 से 6 महीने में। कितनी बुक्स आपने लिखी हैं टोटल? मैंने 131 बुक्स लिखी हैं। 131 बुक्स? जी। तो बाकी सब टाइम कहाँ मिलता होगा? इट्स सो इजी टू से 131 बुक्स, लेकिन मतलब बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है एक बुक जी, जो है। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपके लिए, मतलब। तो आप लिखती हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव, एक जिसको हम कहते हैं कीड़ा भी है आपके अंदर। तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, आपको कैसे लग रहा है जो आजकल, अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म देखिए आप, चल भी रही हैं, पता चल रहा है किसी ने 500 करोड़ कमा लिए, किसी ने। मैं बताती हूँ ये चल क्यों रही है। हम बच्चे को एक मोबाइल गैजेट दे देते हैं, उसमें गेम्स कौन सी होती हैं? गन्स की, शूट करने की,
बच्चे की मेंटालिटी क्या डेवलप हो रही है, मतलब मुझे जीतना है शूट करके मार के कैसे भी। तो फिल्में भी तो उसी तर्ज पे बन रही है ना। फिल्मों में क्या आ रहा नहीं तो है, बच्चों को कैसे रोका जाए कि वो गन्स और वो ना देखें, क्योंकि बच्चों ये फीड तो पीछे से हो रहा है। हाँ फीड पीछे से हो रहा है क्योंकि जनरेशन्स को खराब किया जा रहा है। जो जनरेशन तो की क्या मेंटालिटी जिस इसमें तरह कहीं ना कहीं हमारे देश का भी हाथ है या सभी का हाथ है, सभी की मिली-जुली वो है। आप सिर्फ हमारे देश को कहें नहीं, सारे देशों का मिला-जुला नहीं? ये बाकी तो बात जो तो कर ही रहे हैं ये। कैपिटलिस्ट्स हैं, वो ड्राइव करते हैं ना हर देश की इकोनॉमी को। आज बच्चे डॉल से नहीं खेलते। पहले कहते थे ना कि जैपनीज डॉल या ये डॉल वो डॉल, आजकल नहीं खेलते। आजकल बच्चे कहते हैं कि मुझे ये वाली गन चाहिए और ये इसमें भी आजकल वो जिसमें से ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि माँ बाप भी बेचारे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के क्योंकि बच्चे जो बच्चे हैं को एंटरटेन के नाम पे, बच्चे को गेम्स के नाम पे हम क्या परोस रहे हैं, उसमें माँ बाप को भी और स्कूल को भी। अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, खेल यात्रा। खेल यात्रा में वही पिट्ठू फोड़, क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को खिलाना कंपल्सरी किया गया है, ठीक है? उसमें वही आइस स्पाइस, वही विष अमृत, वही ऊंच नीच का पापड़ा जो हम लोग कभी बचपन में खेला करते थे, तो वही चीज़ें आपने गुल्ली डंडा खेला क्या? बिल्कुल खेला है। मेरे पापा ने मुझे स्पेशली इतना बढ़िया डंडा कारपेंटर से और इतनी बढ़िया गिल्लियाँ बनवा के दी थी। हम इतना बड़ा सर्कल बना के खेलते थे ग्राउंड में। कंचे खेले हैं मैंने, गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, स्टापू, क्या नहीं खेला है। आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं। आजकल के बच्चे हमें क्या करना पड़ता है, बुक्स में इन चीज़ों को डालना पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज़ में। अब मैथमेटिक्स के साथ हम स्टापू को जोड़ते हैं, हॉपस्कॉच को, तब जाके बच्चों को खिलाते हैं। और जितने टाइम हम लंगड़ी टांग एक टांग पे दौड़ सकते थे, आज का बच्चा मुश्किल से 10 कदम भी नहीं दौड़ सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नेगेटिव पता नहीं क्यों लगता है आपने बचपन में लड़कों की बहुत पिटाई की होगी। नहीं, पिटाई तो नहीं करी। हाँ, कॉलेज टाइम में लड़के डरते थे मुझसे क्योंकि अच्छा। मैं थ्रोअर थी हाँ हाँ हाँ। और वेट लिफ्टिंग करती थी। वेट लिफ्टिंग नहीं बोलते हैं एक्चुअली, उसको वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में समझाने के लिए वेट लिफ्टिंग बोलना। तो अक्सर ऐसे किस्से होते थे कि कोई अगर छेड़ने आता था तो दूसरे 2 लड़के रोक देते थे, नहीं भैया इसको मत छेड़ना, ये उठा के फेंक देगी, थ्रोअर है। तो ऐसे किस्से बहुत हैं। बस में किसी ने तो अब गोली टांग डिस्कस दिया। थ्रो की आपने बात की जैसे, तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का भी गेम हो गया है ये, ओलंपिक में भी है ये जी गेम, बिल्कुल है। तो इसके लिए हमारे कंट्री में आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए अभी तक मेरे ख्याल में कोई जो है ओलंपिक में तो इसका मेडल जो है नहीं आया नहीं, है। ओलंपिक्स में नहीं आया, एशियन गेम्स में आया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में आया हाँ है। हाँ, वहाँ तो आए हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह के जो गेम्स हैं, डिस्कस थ्रो जिसका हम नाम लेते हैं, हम बचपन में वो ही करते थे, यहाँ से उठा के एक चीज़ वहाँ फेंक दी, वहाँ से वहाँ कर दी। तो जबकि मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं, उनमें ये आर्ट बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे ना मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। हमारे शासन, प्रशासन, हमारी व्यवस्था, सुविधा, हमारे पास स्टेडियम नहीं है। अगर कहीं स्टेडियम बनता है तो वो फाइनली जाके क्रिकेट का स्टेडियम बन जाता है। अगर वो एथलेटिक्स का भी बना है तो उसके बीच के जगह को या तो फुटबॉल के लिए दे देंगे या आपको उसके लिए दे देंगे, क्रिकेट के लिए दे देंगे। तो फिर वहाँ पे बोलेंगे आप थ्रो नहीं कर सकते, आप हैमर थ्रो नहीं कर सकते, आप डिस्कस थ्रो नहीं कर सकते, हमारा ग्राउंड खराब हो जाएगा, हमारी घास खराब हो जाएगी। 90% स्टेडियम्स का यही हाल है। चूँकि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा है और हम भारतीय तो उसके लिए मतलब जैसे एक रिलीजन बन चुका है हम लोग के लिए। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा आपको बताऊं, तो हम इसलिए बाकी हमेशा, के खेल जो हमारे दब जाते हैं। नहीं मैं इस चीज़ को जो है ना, हम बोल देते हैं कि हमारे भारत में रिलीजियस एक एक क्रिकेट को मानते हैं। ये मैं ये कहता हूँ उनके पास ऑप्शन क्या है। मुझे बताइए, एक बच्चा है, उसको जैसे आपने कहा, उसको डिस्कस थ्रो, उसको ये, उसको वो सिखाइए, उसमें इंटरेस्ट आएगा। यही मैं बता रही हूँ, यहाँ प्रशासन और शासन की कमी हमारी है, हमारी राजनेताओं की हमारी योजनाओं में कमी है। अगर एक स्टेडियम, वही मैं आपको बता रही थी कि स्टेडियम में अगर डिस्कस थ्रो का आप बनाएंगे तभी तो बच्चा जानेगा ना कि डिस्कस थ्रो क्या है। एक स्कूल में आपका डिस्कस सबसे आसान क्या है, एक छोटा सा बैट पकड़ा दो, एक बॉल पकड़ा दो, आसान हो गया, आसानी से आपने कर लिया। एक फुटबॉल पकड़ा दो, मैं कहती हूँ फुटबॉल भी उतना हाईलाइटेड नहीं है इंडिया में जितना हो सकता था। हमारे मोहन बागान और इधर के ये सब जो क्लब से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये भी अब फेड ऑफ होते जा रहे हैं। हॉकी हमारा बहुत अच्छा गेम था, कबड्डी हमारा बहुत अच्छा गेम है, खो खो अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गया है 20-22 कंट्रीज के लिए।
तो इन गेम्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है, इन गेम्स पर पैसा लगाना ज़रूरी है। अगर आप हर स्टेडियम क्रिकेट का बना देंगे तो फिर बाकी गेम्स तो कोई कर ही नहीं पाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज तक की डेट में, मैं गाजियाबाद में बात करूं, हमने स्टेडियम में खुद से डिस्कस थ्रो का सर्कल बनाया यहीं पास में ही। और उसके बाद वो जब क्रिकेट स्टेडियम बन गया तो वो सारे हमारे सर्कल्स तोड़ दिए गए। डिस्कस शॉटपुट घर से ले जाके सीमेंट, घर से ले जाके मिस्त्री, साइकिल के पीछे रख के मैं सीमेंट की बोरी लेके गई हूँ। सब कुछ किया है मैंने अपने हाथों से कि हमारे लिए बन जाए। लेकिन जब क्रिकेट का स्टेडियम का वहाँ ऑर्डर आ गया तो हमारे सारे वो सर्कल्स तोड़ दिए गए। अपनी बात उठाई ऊपर तक। ये बातें कोई सुनता नहीं है। मैं आज भी इस चीज के लिए, आज के बच्चों के लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ। अभी की बात है, 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर 2025 की ही बात है। अगर उसकी मैं बात करूं तो एक स्पोर्ट्स की ऑफिसर तो नहीं कहना चाहिए, कोच कह लीजिए, एक बैडमिंटन की कोच मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि आप इस समय प्रैक्टिस नहीं करेंगी क्योंकि वहां पे क्रिकेट के बच्चे दौड़ रहे हैं। मैंने कहा आपके पास 2 ट्रैक हैं, महामाया स्टेडियम में हमारे 2 ट्रैक्स हैं, तो आपने जो ट्रैक बनाया बच्चों को बोलिए वहां दौड़ लें। सिर्फ एक व्यवस्था ही तो बनानी थी। कह रही नहीं, आप 8 से 2 के बीच में प्रैक्टिस कीजिए। 8 से 2 के बीच में प्रैक्टिस करेंगे तो सुबह 8 बजे हमें स्कूल जाना है, 2 बजे तक हम स्कूल में हैं, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कहती छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलना बुरी चीज नहीं है, लेकिन खेलिए, लेकिन उनसे दूसरे गेम ओवरशैडो नहीं होना। बस ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट किसी एक गेम में नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट समझने लगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा ये आप। तो वो जो स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में एक क्रिकेट गेम रखिए। यस। और मैं देख रहा था आपके यहाँ जो है इतने प्यारे प्यारे से डॉगी हैं और रैबिट्स भी हैं जी। तो ये इसके प्रति आपका कब से मतलब शुरू हुआ? ये शायद बचपन से ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी प्यार था, अच्छा, मेरी मम्मा को भी बहुत प्यार था एनिमल से। और हम लोग एक्चुअली ट्रू एनिमल लवर्स हैं। ये नहीं कि हम कुत्ता पालते हैं और मुर्गा खाते हैं या बकरा खाते हैं, हम लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं। हम लोग एनिमल लवर हैं तो एनिमल लवर हैं, ये नहीं कि हम 2 चेहरे लेके घूमते हैं। एनिमल लवर का मतलब ये कि आप मुर्गा खा रहे हैं तो फिर एनिमल लवर नहीं हुए, बकरा खा रहे हैं तो एनिमल लवर नहीं हुए। एनिमल लवर का मतलब है आप शुद्ध शाकाहारी हो और जिस भी जानवर को आप प्यार कर रहे हैं उसको अपनी जीवन का एक हिस्सा बना के। इसमें तुम एक चीज जोड़ दूं कि मैं भी, हम लोग भी वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन मेरे को बचपन में बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे मुझे डॉगी बड़े अच्छे लगते थे, तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, वो अगर घर में अगर डॉगी आएगा तो फिर किचन में और यहाँ, क्योंकि मैं गांव में रहा तो वहाँ आजकल तो बड़े डिफरेंट किस्म के डॉगी हो गए हैं। तो मुझे, हाँ, मेरे फादर हमेशा कहते हाँ तुम्हारे लिए ये नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वाला लाऊंगा, और वो नहीं आया कभी नहीं। आया कभी नहीं। तो नहीं, मुझे तो मेरे फादर ने मेरे 9th बर्थडे पे दिया था, बहुत प्यारा सा वाइट पोमेरियन। मिलवाइए ना, आपके पास मैं देख रहा था। अभी तो मेरे पास एप्सो है। जी जी। कभी मेरे पास 7 डॉग्स भी होते थे, ये दूसरी ब्रीड के पोमेरियंस। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। ये अभी हमारे पास है समायरा, हाय समायरा। ये आपसे मिलने आएगी। और आपके पास वो भी है रैबिट? हाँ जी, रैबिट्स भी। गुड, वेरी गुड। रैबिट तो- भी है। मैंने स्ट्रे एनिमल्स को भी गोद लिया हुआ है। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, क्योंकि हमारी ये बात चली है, हाँ जी। तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इस पे बहुत बहस हो गई जी, सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट तक, यहाँ वहाँ हर जगह चले गई ये हाँ हर जी, चीजें जो है। हाँ जी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो लोगों को बाइट करते हैं। ये सच है। और रीजन क्या है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को कहीं मारता है, थप्पड़ मारता है, उस पे आप केस कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो स्ट्रीट डॉग, एक आदमी सेल्स वैन में बेचारा आ रहा है, बिल्कुल, उसके पीछे पड़ जाते हैं, बाइक से गिर जाता है, बाइक से गिर जाता है, उसको काट लेते हैं, आप ये कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। तो उन एनिमल्स को जो है, उनके ऊपर नगर निगम या नगर पालिका उनको एक उसमें रखे, केज में रखे, या जो लोग उनको खिला रहे हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे, या जो लोग उनको पाल रहे हैं उनको बोले कि आप इन्हें अपने घर में रखिए, फिर जो इस तरीके के हो चुके हैं।
जो फिरोशियस हैं, जो गुस्सा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके लिए तो नियम होना चाहिए, लेकिन उनके वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जो एक्चुअल में सही डॉग्स हैं, और आप देखिए ये लोग हमारे घरों की रक्षा भी करते हैं, रात में दिन में हमारे घर की रक्षा भी करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, और कोई गलत व्यक्ति अगर हमारे घर की तरफ गलत नियत से देखता है तो ये लोग भांप लेते हैं। तो इनके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ऐसे तो अब आप बताइए, इतने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, तो इसकी वजह से एक बेजुबान को तो नहीं मार देना चाहिए। नहीं मारने की तो कोई भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया, मेरा मानना ये है कि उन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आपको लग रहे हैं कि कुछ इस तरह के हो गए हैं, हाँ तो सरकार के लेवल पे, क्योंकि इंडिविजुअल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को काट बिल्कुल लेते हैं, काटते हैं, वो गलत है, और वो एल्डरली लोगों को काट लेते हैं, परेशान करते और उसके बाद जो है ना, जो एनिमल लवर्स, हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट मेरे बहुत मित्र हैं जो एनिमल लवर हैं, और आज से आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी मेरे मित्र हैं जो एनिमल लवर हैं। जी। वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे तो ये, अरे भाई उन लोगों का देखो ना। अब जो मेरा बड़े वाला डॉग है, वो गली वाला ही था, एक तरीके से स्ट्रीट डॉग ही था, और वो लोगों को तंग करता था। तो अब मैं उसे सिर्फ सुबह और शाम मुश्किल से 20-20 मिनट बाहर निकालती हूँ अपनी देख रेख में। तो उसने अब तंग करना बंद कर दिया, मतलब लोगों को भी तंग करना बंद कर दिया, तो उसे मैंने घर के अंदर रखा, क्योंकि वो भागता था, बचपना था उसमें, अब वो संभल गया है। मैं आपसे बात कर रहा था ऋचा जी कि फिल्मों के बारे में आपने जो बोला है कि आप कुछ फिल्म के लिए आप राइटर हैं, आपने इतनी 131 बुक, मतलब बोलने में मुझे सांस चढ़ रही है, लिखने में क्या हाल होगा। 131 बुक आप लिख चुकी God है। is great। नहीं, गॉड इज ग्रेट, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना, कुछ स्टोरीज लिखिए फिल्म के लिए। और मेरा मानना ये, जिस तरह के आपके आइडियाज हैं, जो आप सोचती हैं, वो आप कुछ लिखिए। और गेम के ऊपर हमारे यहाँ बहुत फिल्में कम बनी है, स्पोर्ट्स पे बनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी बनी है ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं। बिल्कुल हिट रही है। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब आम आदमी जो है, अगर वॉयलेंस दिखाते हैं तो उसमें भी हार जीत ही दिखाते हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, और अक्सर एंड यही होता है कि अच्छाई ही जीतती है, लेकिन वॉयलेंस इतनी ज्यादा दिखा देते हैं कि वो दिमाग पे हावी हो जाती है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स पे फिल्में बनती हैं तो आप दिखाते हैं मेहनत, परिश्रम करना, पसीना बहाना। जी, तो अगर हम ये फिल्में ज्यादा से ज्यादा बनाएं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो मेहनत करना तो सीखेंगे ना, शरीर से मेहनत करना भी सीखेंगे, दिमाग से मेहनत करना भी, और टीम वर्क भी सीखेंगे, और स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, सब कुछ सीखेंगे। वॉयलेंस से क्या सीख रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं बात, जैसे आपके पास ये बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है, आप खुद नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हैं और आप राइटर भी हैं, तो मेरी मैंने आपसे एक अभी नॉवल लिखा है जिसका नाम है 28 दिसंबर 2040, जिसकी स्टोरी शुरू होती है लगभग 1992 से। उसमें एक कपल की स्टोरी है। वो कपल कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लेता है कि उनकी जिंदगी 2040 में कैसी होगी आगे जाके। तो वो 2040 का एक विजन लेके जो मैंने लिखा है, मैं तो चाहूंगी कि आप और मैं बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई हमारी बात को पिक कर ले और उस नॉवल को उठाए। एक मैसेज है उसमें कि हमें ज़िंदगी में क्या कमिट करना चाहिए और क्या कमिट नहीं करना चाहिए। तो वो सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, यंग जनरेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि जापान में और कई कंट्रीज़ में एक ओया कोशा स्टार्ट हो गया जिसमें रिलेशंस ऑन रेंट आने लगे हैं। रिलेशंस ऑन रेंट मतलब आपको बेटा चाहिए तो किराए पे मिल जाएगा, माँ चाहिए तो किराए पे मिल जाएगी, बाप चाहिए तो किराए पे मिल जाएगा। क्या हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम मतलब अपने जीवन को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? आज़ादी का मतलब क्या है? परिवार से अलग हो जाना। तो आज़ादी परिवार से अलग होना नहीं है, आज़ादी परिवार में रह कर के सबकी आज़ादी के लिए बात करना, वो ज़्यादा बड़ी बात है। नहीं, मैं तो देखिए चाहूँगा आपको ऋचा जी कि आप लिखिए स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म। और मैं ये आपको बिल्कुल कहता हूँ कि आप अच्छी स्टोरी लिखिए, और आपकी स्टोरी पे फिल्म बनेगी। और क्रिकेट पे बहुत बन गई हैं फिल्में, फुटबॉल पे, इस पे जो छोटे छोटे हमारे जो गेम्स हैं, यहाँ के जो लोकल जो इंडियंस गेम्स हैं, उड़न तख्तरी। हाँ, तो वो है, तो इन पे कुछ जो है ना इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई
इस तरह के जो हमारे नेशनल गेम्स हैं, उन गेम्स पे आप कुछ लिखिए और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर जो है उस पे फ़िल्म बनेगी। और दूसरी गेम्स की जहाँ तक बात हो रही है, आपने तो मेडल्स तो बहुत जीते हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये मेडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि ये क्या है और कुछ बताइए। ये नेशनल मेडल है, ये इंटरनेशनल मेडल है। ओह माय गॉड! और भी मैं दिखाती हूँ। गुड, 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 गुड। क्या बात है! ये अभी जीते हैं मैंने अबू धाबी में इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। है तो सिल्वर मेडल, अरे! मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा मेडल है। अबू धाबी में मैंने जीता है एक 8 फरवरी को और एक 14 फरवरी को। क्या बात है, वाह! वैलेंटाइन डे पे ऐसे गिफ्ट देने चाहिए ना हमें अपने कंट्री को और अपने घर वालों को। ये देखिए आप, मतलब जो है, ये अभी लेटेस्ट मेडल इन्होंने जीते हैं और आप अगर यहाँ गिनती करेंगे तो मेरे हिसाब से टोटल मेडल ज़्यादा नहीं तो हंड्रेड्स के करीब हैं। इतने मेडल्स जीतना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो और प्लीज़, ये भी 4 सालों में। ये भी 4 सालों में, क्या बात है! इससे पहले वाले ऊपर हैं बहुत सारे। जी, 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 जी। आपको बहुत-बहुत मेरी शुभकामनाएँ और आप बस ऐसे झंडे गाड़ती रहिए और ऐसे ही करती रहिए और थोड़ा-सा आप ऐसा भी कीजिए, क्योंकि लिखने का आपका शौक है, कि उसमें कुछ जो बच्चे हैं रियली जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपने बताया है कि क्रिकेट जो है वो ओवरशैडो हो जाती है उनके ऊपर। तो कुछ ना कुछ आप कीजिए और उनके लिए भी काम कीजिए और मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत मिलके शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा और होपफुली दोबारा मिलेंगे हम बिल्कुल, और आपके नए मेडल के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। आपने मुझे एक और नई ज़िम्मेदारी दे दी है, उम्मीद करती हूँ मैं पूरी करूँगी। जी, ज़रूर करेंगे। थैंक यू रिचर्ड। नमस्कार जी।